हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स। आपको मैं पिछली क्लास में ये हेल्पिंग हैंड्स वाली हेडिंग जो है समझा चुका हूँ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट चल रहा है। तो आज जो है हम इसके आगे का समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें ये हमने जो ईवीएस का हेल्पिंग हैंड्स वाली जो हेडिंग थी, इसमें ईवीएस के पीरियड में टीचर ने बच्चों से पूछा था कुछ बातों के बारे में, कि कौन कौन बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाता है किस किस काम में। तो इसकी ये टेबल थी, ये मैंने आपको इसका टोटल भी करने के लिए दिया था, जो 100 आया था इसका आंसर। तो आज हम इसके आगे का समझेंगे। इसमें पेज नंबर 163 पे आ जाइए। आपको उसी टेबल को देखकर जो है, जो पेज नंबर 162 पे थी, उसी को देख के इसमें आंसर देने हैं। यहाँ लिखा है नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल। यानी आपको एक चपाती चार्ट दिया हुआ है। चपाती चार्ट जो होता है, चपाती मतलब क्या होती है, रोटी। रोटी जैसे कैसी होती है, गोल। तो चपाती चार्ट भी, चपाती और रोटी एक ही शब्द होते हैं, यानी चपाती का मतलब रोटी ही होता है। और क्योंकि रोटी गोल होती है तो इसलिए गोल चीज़ को हम चपाती चार्ट भी कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों के आंसर भरने हैं। जैसे पहला पूछा है इसमें, लुक एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर। मतलब जो बच्चे खाना बनाने में और खाने को सर्व करने में हेल्प करते हैं, वो आपको भरने हैं इसमें। अब वो कौन से बॉक्स में आएंगे, वो इन आंसर में आपको पहचानना है कि वो कौन सा होगा, कि वो 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन है, या फिर हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन है, या 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। यानी वो टोटल चिल्ड्रन के कितने हैं, 1/3 है, हाफ है, या 1/4 है, ये आपको बताना है। अब टोटल चिल्ड्रन तो अभी आपने किए थे, कितने थे इसमें, टोटल चिल्ड्रन इसमें 100 थे, ठीक है। और सर्विंग फूड और खाना बनाने में कितने हैं बच्चे, देखो इसमें ये लिखा मेकिंग एंड सर्विंग फूड में 25 है। तो 25 100 का कितना होता है, 1/4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तभी 25 आएगा। तो इसलिए 1/4 होगा इसका आंसर। यानी इसका आंसर जो हो गया वो कौन सा चुनना, सर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिस टाइम। इसमें लिखा है आफ्टर स्कूल, हेडिंग का नाम है आफ्टर स्कूल। आस्क 10 योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे लाइक टू डू मोस्ट आफ्टर स्कूल। आपको अपने 10 फ्रेंडों से पूछना है, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, कि वो स्कूल से जाने के बाद क्या करते हैं। और फिर आपको इस टेबल में भरना है। जैसे वॉचिंग टीवी, यहाँ लिखा है व्हाट दे लाइक टू डू आफ्टर स्कूल, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। यानी टीवी कितने लोग देखते हैं, मान लो 10 बच्चे टीवी देखते हैं स्कूल से घर जाने के बाद, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। प्लेइंग फुटबॉल कितने कहते हैं, मान लो 12 खेलते हैं तो 12 आ जाएगा, है ना। रीडिंग स्टोरी बुक्स मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स पढ़ते हो तो यहाँ 15 आ जाएगा। ऐसी और भी आप काम इसमें सोच सोच के नीचे के जो कॉलम खाली दिए हुए हैं उसमें आप लिख सकते हो। और फिर उन स्टूडेंट से जो है, हो सकता है कि जैसे कोई मोबाइल गेम खेलता हो, कोई क्रिकेट मैच खेलता हो, कोई साइकिल चलाता हो, वो नाम आप यहाँ लिख सकते हो। फिर उन स्टूडेंट्स के नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब अपने फ्रेंड से पूछोगे। अब क्योंकि अभी तो आप स्कूल आ नहीं रहे हो, तो आप अपने आस पड़ोस में बच्चों से पूछ सकते हो जो आपके आसपास रहते हैं, और उनसे आप यहाँ पे भर सकते हो। यानी कि ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, ये आप पूछोगे तभी आप भरोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा है ऐड मैड। रागिनी लव्स टू वॉच कार्टून्स ऑन टेलीविज़न। रागिनी क्या करती है, टीवी पर कार्टून देखना पसंद करती है। एक दिन क्या हुआ, वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ़ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स। यानी उसने सोचा कि कार्टून के दौरान बीच में जब कभी ब्रेक आते हैं तो उसमें कितने ऐड आएंगे वो काउंट करेगी। उसने काउंट करने का सोचा कि सारे एडवर्टाइजमेंट को काउंट करेगी। शी फाउंड दैट इन ईच ब्रेक देयर वर 14 एडवर्टाइजमेंट। उसने देखा कि हर ब्रेक के बीच में 14 एडवर्टाइजमेंट थे। एंड इन 10 ऑफ दोज एड्स देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर। और उसमें से 10 ऐड ऐसे थे उन 14 में से जिसमें बच्चे ही एक्टिंग कर रहे थे, ठीक है। अब उसने क्या क्या क्वेश्चन आया, वाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स। आपको इस बात का आंसर देना है कि बहुत सारे एड्स में बच्चों का ही प्रयोग क्यों किया गया था, बच्चे ही एक्टर के रूप में क्यों थे। तो भाई बच्चे एक्टर के रूप में क्यों थे, ये आपको इसका आंसर देना है। ये आप अपने आप सोच के लिख सकते हैं सारे बच्चे। मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई बच्चों को देखकर जो है लोग जो है उसको, लोगों को अच्छा लगता है जिसमें बच्चे एक्टिंग ऐड करते हैं, है ना। बच्चों से चीज़ें प्रमोट अच्छे से होती हैं। और क्योंकि वो कार्टून वाला चैनल था, उस पर ज़्यादातर बच्चे ही रहते हैं, तो इसी वजह से उस पर ऐड भी बच्चों वाले ही आ रहे थे। ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें,
यूज़ टैली मार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। आपको क्या करना है, जितने ऐड उस ब्रेक में आ रहे थे उसके लिए आपको टैली मार्क्स बनाना है। अब क्योंकि 14 ऐड आ रहे थे तो 14 के लिए आप टैली मार्क्स कैसे बनाओगे, 1 2, देखिए 1 2 हो गया, 3 4 5, ऐसे करके 5 हो जाएगा। फिर आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। एक इधर बना देता हूँ मैं, 11 12 13 14, मतलब 14 के लिए आपका ऐसे बन जाएगा। ये दोनों आप पहले बनाना और ये वाला लास्ट में बनाना। जगह नहीं बची थी, मैंने इसलिए इधर बना दिया था, ठीक है। तो 14 के लिए इस तरीके से जो आप टैली मार्क्स बना सकते हो। ओके, अब इसमें आगे पूछा वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम। क्या कभी आप न्यूज़ प्रोग्राम देखते हो तो उनके बीच में भी ऐड आते हैं? अगर आते हैं तो आप यस लिख देना, नहीं आते हो तो नो लिख देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग है ट्राई योरसेल्फ, यानी आपको खुद ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी अपने टीवी पे फेवरेट प्रोग्राम देखें तो काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक। तो आप भी जो है हर ब्रेक के बीच में जो है एडवर्टाइजमेंट को काउंट करना और यूज़ टैली मार्क्स, और उनके लिए फिर टैली मार्क्स यूज़ करना। और पुट अ डॉट बिलो द टैली व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट। और आप जो है उस टैली के नीचे जो है एक डॉट लगा देना जब आप जब भी देखें कि उस एडवर्टाइजमेंट में कोई बच्चा एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये एक्टिविटी सब लोग करके देखना, ये सब एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन है। और आप कॉपी अपनी साथ में उसी टाइम लेकर बैठ सकते हैं और वहाँ पर टैली मार्क्स बना सकते हैं। पहले नोट कर लेना कि कितने ऐड आए, फिर उसकी मान लो 15 ऐड आए तो 15 का टैली मार्क्स बना देना। 10 आए किसी दूसरे ब्रेक में तो आप 10 का बना देना। ऐसे करके इस पूरे प्रोग्राम में 2-3 बार जब ब्रेक आएंगे तो हर ब्रेक में आप काउंट करना कितने ऐड आते हैं और फिर सबके टैली मार्क्स बनाना, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर विद योर फ्रेंड्स डू यू गेट डिफरेंट आंसर। फिर अपने फ्रेंड्स से भी पूछना सब लोग कि तुमने जब करके देखा तो तुम्हारे कितने आए थे हर ब्रेक में, तुमने जब करके देखा तो तुम्हारे में कितने आए थे, सबसे पूछना। तो ये सारे बच्चे मिलकर आपस में एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर अगली जो हेडिंग सीन हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म या ठंडा। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। क्या आपने कभी वेदर की यानी मौसम का हाल देखा है, मौसम की जानकारी देखी है कभी टीवी पर या कभी किसी न्यूज़पेपर में? तो दीज आर 2 बार चार्ट्स। नीचे जो है आपको 2 चार्ट दिखाए गए हैं, बार चार्ट्स इन्हें हम बोलते हैं। इस तरीके से ऊँची ऊँची बिल्डिंग जैसे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, एक ये है और एक ये है ना, तो ये दोनों बार चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और दी शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो बार चार्ट हैं ये हाईएस्ट टेम्परेचर दिखा रहे हैं, वो भी डिग्री सेल्सियस में, वो भी इन 4 सिटीज़ यानी 4 शहरों का दिखा रहे हैं। और वो भी कब, ऑन 2 डिफरेंट डेज, 2 अलग अलग दिनों का। और ये 4 सिटी कौन कौन सी हैं, दी सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। देखो आप देख भी सकते हो इनमें बार चार्ट्स में जो है इनके नाम भी लिखे हुए हैं। दिल्ली का लिखा है, शिमला का लिखा है, बेंगलोर का लिखा है, जैसलमेर का लिखा है ना। और डेट क्या है, अलग अलग हैं। एक 1 जून है, 1 जून है एंड 1 दिसंबर है। जून तो गर्मियों का महीना होता है और दिसंबर जाड़ों का, विंटर का होता है। यानी गर्मी और विंटर के जो हैं पर, समर और विंटर के जो हैं टेम्परेचर यहाँ पर हैं। अगर हम दिल्ली 1 जून में अगर दिल्ली का देखें तो दिल्ली का कितना है टेम्परेचर, 33 है ना, 33 है। शिमला का 22 है, ओके। और बेंगलोर का 28 है और जैसलमेर का 38 है। लेकिन विंटर में वही दिल्ली का कितना है दिसंबर में, 23, शिमला का 10, बेंगलोर का 24, जैसलमेर का 25। तो इस तरीके से आपको जो भी बार चार्ट दिया पहले उसको ऑब्जर्व करना है, फिर नीचे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने हैं बस इस बार चार्ट को देखकर। तो ये लिखा है फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, कोई चार्ट बनकर आ गया उसको देखकर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो ऐसे आप कोई भी चार्ट बन के आ सकता है और आप आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी थी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका था 1 जून को? तो 1 जून वाला ये रहा। इसमें देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, 38 है। 38 किसका है, जैसलमेर का। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख दोगे, जैसलमेर। फिर सेकंड क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। यानी 1 दिसंबर को सबसे कम टेम्परेचर किसका था, कौन सबसे ज़्यादा ठंडा था? तो आप देख सकते हो 1 दिसंबर वाले में शिमला का ही है सबसे कम, 10 डिग्री। तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, शिमला लिख दोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच सिटी शोज़ लिटिल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑन 2 डेज़ 1 जून एंड 1 दिसंबर। कौन सा ऐसा शहर है जिसके टेम्परेचर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा चेंज नहीं आया है? अगर हम दिल्ली का देखें
1 जून में और 1 दिसंबर में, तो पहले 1 जून में 33 था और यहाँ 23 है, यानी 10 डिग्री का अंतर आ गया। ठीक है, ये तो हो गई दिल्ली की बात। अब सबकी एक एक करके देखते हैं। शिमला का देखें, यहाँ 22 था, यहाँ 10 है, यानी 12 डिग्री का डिफरेंस आ गया। चलो, दिल्ली में 10 का, शिमला में 12 का। बेंगलोर में यहाँ 28 है, यहाँ 24 है, तो ओनली 4 डिग्री का डिफरेंस आया। कितने का? ओनली 4 का। ठीक है, ओनली 4 डिग्री का डिफरेंस आया। किसके टेम्परेचर में? बेंगलोर के टेम्परेचर में। अब हम बात करते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में यहाँ 38 था, यहाँ 25 है, तो इसका मतलब ये 13 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर आ गया। तो सबसे कम डिफरेंस किस में आया? बेंगलोर वाले में आया, है ना, 4 डिग्री का। तो इसमें यही पूछा था थर्ड क्वेश्चन में। तो देखते हैं ट्राई योर सेल्फ में क्या है। ऑन वन डे, एक दिन क्या होता है? ऑन एनी वन डे चूज़ एनी 3 सिटीज़ एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम टीवी एंड न्यूज़पेपर। ये आपको ट्राई करना है कि आप किसी भी दिन जो है टीवी से या फिर न्यूज़पेपर से किसी भी 3 शहरों का टेम्परेचर जो है देखना और उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, उनको नापना। और फिर मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट, सी इफ़ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट। फिर आप भी ऐसा ही एक बार चार्ट बनाना और अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछना, उनको बार चार्ट दिखाकर। फिर देखते हैं कि आपके फ्रेंड जो हैं उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी आप खाली टाइम में कर सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं, तो हेडिंग है रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रैबिट्स। अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले क्या होता था? पहले के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रैबिट नहीं होते थे, खरगोश बिल्कुल नहीं होते थे। रैबिट मीन्स खरगोश। रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। यानी जो रैबिट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बाहर से किसी दूसरे कंट्री से लाए गए। वो भी कब? 1780 में, सन 1780 में। एट द टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। और वहाँ पर उस समय ऐसा होता था कि उस टाइम में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट को भी खाए। ठीक है, सो द रैबिट्स बिगिन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। तो धीरे धीरे क्या हुआ? रैबिट्सों की संख्या वहाँ पे बढ़ने लग गई, क्योंकि रैबिट को कोई खाता ही नहीं था, कोई बड़ा जानवर। तो इमेजिन व्हाट दे डिड टू क्रॉप्स। तो आपको ये इमेजिन करना है व्हाट दे डिड टू क्रॉप्स, यानी कि द टेबल शो हाउ रैबिट्स ग्रीव एवरी ईयर। अब आपको सबसे पहले तो ये टेबल दिखाई गई है जो जिसमें हर साल जो है रैबिट्स की संख्या बढ़ रही है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो ओनली 10 रैबिट्स लाए गए थे। एक साल बाद उनकी 18 हो गई, फिर 32 हो गई, दूसरे साल बाद, तीसरे साल में 58 हो गई, और चौथे साल में 108 हो गई। अब आगे की 5वें साल की और 6ठे साल की आपको कंप्लीट करनी है। अब आपको ये देखना है कि किस हिसाब से इसमें बढ़ रही है। अगर आप देखें पहले से दूसरे साल में 8 बढ़े, फिर दूसरे से तीसरे, है ना, स्टार्टिंग से पहले साल में 8 बढ़े, फिर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के बीच में कितने बढ़े? 32 में से 18 को माइनस करके देखो कितने बचेंगे। आई थिंक 14 बचेंगे। ठीक है, फिर थर्ड से सेकंड ईयर में आप देखो कितने बचे। तो थर्ड से सेकंड ईयर में आप देखोगे तो 26 आपके जो है बड़े होंगे, क्योंकि 58 और 32 का जो डिफरेंस है 26 आ जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में आप देखो कि कितने बढ़े। तो इसमें आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें पूरे 50 बढ़ गए एक ही बार में। तो अगर आप यहाँ देखो ये 8, 14, 26, 50 जो मैंने नंबर लिखे हैं इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? 8 और 14 में है 6 का डिफरेंस, है ना, क्योंकि 8 में 6 ऐड करते हैं तो 14 आ जाता है। और 14 और 26 में है 12 का डिफरेंस, यानी 6 का, पहले तो 6 का डिफरेंस हो गया, फिर आपका किसका डिफरेंस हो गया 14 और 16 में, 26 में 12 का, फिर 26 और 50 में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 24 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी पहले 6 का डिफरेंस आया, फिर 12 का, फिर 24 का, यानी कि एक तरीके से 6 का टेबल बन रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24। तो इसका मतलब अगले वाले में कितने का होना चाहिए? अब जैसे 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24, तो यानी 6 यहाँ पे डबल होते जा रहे हैं। 6 का टेबल भी नहीं बन रहा है। 6 2 जा यानी 6 का डबल हुआ 12, 12 का डबल हुआ 24, है ना। तो 24 का डबल कितना होना चाहिए? 48।
तो इसका मतलब हमें 50 में 48 और ऐड करने पड़ेंगे। 50 में 48 करें तो कितने ऐड हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। वो 98 नंबर जो है आप इस 108 में ऐड करोगे और यहाँ लिख दोगे तो आपको 5वें साल के पता चल जाएंगे। फिर 48 का भी डबल कर देना, 48 का जो डबल हो जाएगा, 48 का जो डबल हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, इस 98 में 96 ऐड करके देखोगे कि कितना नंबर आया। 98 में 96 को ऐड करके देखना कितना नंबर आया। जो भी वो नंबर आएगा वो आप यहाँ लिख लेना और उस नंबर को इस वाले ईयर में यहाँ पे जो नंबर आपने लिखा होगा उसमें और ऐड कर देना, तो छठे साल के ही भर जाएंगे। इस तरीके से जो आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कॉपी पे लिख के आपको एडिशन करना पड़ेगा, हाथों हाथ नोट करना पड़ेगा, तभी आप याद कर पाओगे। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन ये पूछा है कि आफ्टर ईच ईयर, हर एक साल के बाद, द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज, यानी हर एक साल के बाद जो खरगोशों की संख्या है वो किस हिसाब से बढ़ रही थी। इसमें 4 आंसर दिए, इनमें से पहचानना है। अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, यानी हर साल में जो डबल से थोड़े कम बढ़ रहे थे, या डबल इन द लास्ट ईयर यानी बिल्कुल डबल हो रहे थे हर दूसरे साल में, या 8 हर बार 8 बढ़ रहे थे, मतलब 8 प्लस होता जा रहा था, या फिर मोर देन डबल, या फिर डबल से भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब आप देखो पहले साल में कितने थे, 10, फिर क्या हुए, 10 के डबल तो नहीं हुए, 18 हुए, 10 का डबल तो 20 होता, डबल से कम रहे ना। फिर यह एक ऑप्शन में भी कहा था कि हर बार 8 नंबर ऐड हो रहा था, पर ये तो हमने देख लिया हर बार 8 नंबर तो ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, फिर 18 का डबल होता है 36, लेकिन 36 से कम रहे 32, फिर 32 का डबल होता है 64, लेकिन 64 से कम ही रहा 58, यानी डबल से कम बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर हुआ वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज क्लोज टू। अब आपको बताना है छठे साल में कितनी संख्या होगी, 400 के आसपास होगी, या 600 के आसपास होगी, या 800 के आसपास। अब जो नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना वो नंबर किसके ज़्यादा पास है, 400 के, या 600 के, या 800 के, जो भी आए वही आंसर पे आप टिक लगा देना। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, और कौन सा ऐसा साल आएगा जब 1000 को उसका नंबर जो है क्रॉस कर जाएगा। तो जैसे जैसे हमने यहाँ ऐड करा था वैसे वैसे आप ऐड करते चले जाना, फिर देख लेना 7वें साल में आएगा या 8वें साल में आएगा कि उसका नंबर जो है 1000 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग देखिए, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या है, माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोन विद हिज पेरेंट्स। माधव जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है एक वेडिंग में गया, शादी में गया। ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर, वहाँ पर उसे बहुत सारे रिश्तेदार मिले। बट ही डिड नॉट नो एवरीवन, लेकिन वो हर किसी को नहीं जानता था। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, वो अपनी मम्मी की भी ग्रैंडफादर से मिला। बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट एलिव, लेकिन उसने पाया कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो तो ज़िंदा ही नहीं है। एंड ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज़ मदर, उसने वहाँ पर अपनी दादी की मदर को भी पाया, यानी कि दादी की माँ को पाया, यानी कि ग्रैंड मदर्स की भी जो मदर थी वो अभी तक ज़िंदा थी, इज़ स्टिल एलिव एंड इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, और वो 100 साल से भी ज़्यादा उनकी एज थी। माधव गॉट कन्फ्यूज, माधव थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, मतलब वो उसकी मदर की ग्रैंड मदर की मदर, वो कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहा था इतना लंबा रिश्ता। सो माधव मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम, तो माधव की मदर ने क्या उसको समझाने के लिए एक फैमिली ट्री बनाया। अब देखिए वो ये रहा फैमिली ट्री, बड़ा लंबा फैमिली ट्री है। इस फैमिली ट्री को आप देखना, यहाँ माधव है, यहाँ माधव के फादर हैं, यहाँ माधव की मदर हैं, है ना। इसके माता पिता आ गए, ये हो गई आपकी, यानी ये माधव की जनरेशन हो गई फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में उसके माता पिता आ गए। फिर माधव के जो पेरेंट्स, माधव यानी कि सेकंड जनरेशन में माधव के पेरेंट्स आ गए। ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में कौन आ जाएंगे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स में जैसे हमने अब उनकी माता की बात चल रही थी ना, तो माता के लिए फादर के नहीं ले रहे, यानी उनकी मम्मी की एक मिनट, यानी कि उनकी मम्मी की मम्मी और मम्मी के पापा आ गए, है ना, तो ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। फिर अगर हम फोर्थ जनरेशन में भी जाएं तो ये उनकी जो मम्मी की मम्मी थी उनके मम्मी पापा, और ये
उनके पापा के मम्मी पापा। फिर ऐसे हर किसी के मम्मी पापा देखो यहाँ भी निकाल रखे हैं, यहाँ भी निकाल रखे हैं, यहाँ भी निकाल रखे हैं, यानी 5th जनरेशन तक पहुँच गया। बहुत लंबा चार्ट है, ऐसे आप भी बना सकते हो हर किसी का। अब होता क्या है, आपसे क्या पूछा जाता है, आपको तो ये चार्ट बस देखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, फिर ये पढ़ना है कि माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद। माधव की मदर ने क्या किया, उसकी अपनी फैमिली को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प की विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग, वो भी इस ड्राइंग की हेल्प से जो अभी ऊपर आपको दिखाई गई है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री। आप भी अपना ऐसा ही फैमिली ट्री बनाकर अपने ओल्ड जनरेशन के बारे में पता लगा सकते हो। तो पहले इसमें पूछो मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, शोभना नाम, शोभना, ये देखो शोभना, ये आया है यहाँ पर, ये है शोभना। अब शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी शोभना के ऊपर से जितने एरो निकल रहे हैं, शोभना के ऊपर से जितने भी एरो आपको दिखाई दें, जैसे ये और ये, और फिर इसमें 1 1 2 3 4 5 6 और ऊपर जितने होंगे सबको काउंट कर दिया ना, सारे शोभना के ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। वो काउंट करके आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। फिर सेकंड में पूछा हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव है। माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, तो माधव से ऊपर जितने निकल रहे हैं उन सबको काउंट कर लेना। फिर हाउ मैनी एल्डर्स विल बी इन 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, उसकी 7th, जैसे 5th जनरेशन में, अब हर जनरेशन में देखो कितने लोग हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो माधव अकेला है, सेकंड जनरेशन में 2, उसके कितने लोग हो गए, सेकंड जनरेशन देखो, फर्स्ट जनरेशन में वो आपका माधव जो है, सेकंड जनरेशन में माधव अकेला, सेकंड जनरेशन में 2 पीपल हो गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन में 4th पीपल हो जाते। 4 कैसे, 2 तो ये हो गए और 2 इनके भी तो निकलते हैं, यहाँ के तो हमने एरो निकाले ही नहीं, है ना। फिर 4th जनरेशन में देखो आपके 4 तो ये लोग हो जाते हैं, 4 जैसे डबल होते जा रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि डबल हो रहे हैं हर बार, तो ऐसे ऐसे करके आप डबल करते जाना 7 जनरेशन तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 7 जनरेशन में कितने लोग आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो आंसर जो है आप थर्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो। फिर फोर्थ पूछा है इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। 128 पीपल कौन सी जनरेशन में होंगे, उस जनरेशन का नंबर आपको लिखना है। मान लो 7th में हो जाए तो 7th, 8th पे जाके हो जाए तो 8th लिख देना, 9th पे जाके हो तो 9, वो इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से फैमिली चार्ट बनाकर आराम से इसके आंसर दे सकते हो खाली समय में बैठ के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक बच्चे ने क्या किया है, अमित ने एक पौधा बोया और फिर वो रोज़ाना उसको देखता है कि एक दिन में कितना बढ़ गया कितना बढ़ गया, और उसका एक फ्यू बीज सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने क्या किया, मूंग दाल के कुछ जो है बीज हैं वो ग्राउंड के अंदर जो है बो दिए। द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 4 डेज। जो प्लांट की शुरुआत में तो उसकी हाइट बिल्कुल 0 थी, लेकिन 4 दिन बाद उसकी हाइट कितनी हो गई, 1.4, और आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। उसके बाद धीरे धीरे वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। 8वें दिन 5.3 हो गई, 12वें दिन 9.5 हो गई, 16वें दिन 16वें डे पे 10.2 हो गई, 20 डेज़ के बाद 10.9 हो गई। तो अमित ने क्या किया, अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट एवरी 4 डेज। अमित जो हर 4 दिन बाद उसकी लंबाई नापता है, एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट, और चार्ट के ऊपर एक डॉट लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th डे, अगर आप 4th डे पर आप एक मार्क लगाते हो तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर हाई, यानी 4th डे पर उसकी हाइट कितनी है, 1.4 है। तो नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ़ ही हैज़ मार्क्ड द डॉट करेक्टली। अब आपको भी उसकी टेबल को देखना है कि क्या उसने सही से बनाई है टेबल या नहीं बनाई है, ठीक है। यहाँ पे लगाया है देखो उसने डॉट, जैसे डॉट ये लगाया है, आप सोचो कि डॉट लगाया कहाँ है, जैसे 0 डे, ये इसके डेज़ हैं और ये है लेंथ सेंटीमीटर में, तो 0 वाले पे तो 0 ही थी, तो यहाँ पे 0 पे डॉट लगा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर 4 दिन के बाद उसकी लंबाई 1.4 थी, 1.4 का मतलब 1 से थोड़ी ज़्यादा और 2 से कम, तो देखो 1 और 2 के बीच में ही लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। 8वें दिन लंबाई देखा ज़रा, देखो टेबल में कितनी थी, 8वें दिन थी 5.3, यानी 5 से थोड़ी सी ज़्यादा,
तो देखो 8वें दिन 5 से थोड़ी सी ज़्यादा पे लगा हुआ है नहीं, 5 से थोड़ी सी ज़्यादा, और बिल्कुल 3 के सामने लगा हुआ होगा। आप छोटे वाले खाने काउंट कर सकते हो। फिर ऐसे ही आपको हर डॉट को चेक करना है क्या उसने सही लगाए हैं या नहीं लगाए। और फिर आपको यहाँ लिखा है फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। आपको ग्रोथ चार्ट से कुछ पता भी लगाना है। जैसे पहले पूछा है बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, यानी कौन से दिनों के बीच में जो प्लांट की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा चेंज हुई थी, वो यहाँ पे बढ़ी थी, है ना, यानी कि चौथे और 8वें दिन के बीच में। तो आपको 4 to 8 डेज़ वाला जो ऑप्शन होगा इसमें आपको चूज़ करना होगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे। गैस करना है 14th डे पर कितनी होगी। 14th डे कहाँ पर है भाई। 14th डे यहाँ होगा 12 और 16 के बीच में, यानी कि यहाँ पर इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन को ऊपर ले जाओ, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग चलते रहो ऊपर, यहाँ पर आएगी ये लाइन 14 डे पर। मुझे लग रहा है अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो यहाँ होगी जहाँ ये कट कर रहा है, यानी यहाँ पर जहाँ मैं ब्लैक मार्क लगा रहा हूँ। आई थिंक 10 के आसपास होगी। 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। 10 के पास सबसे ज़्यादा पास वाला कौन सा लग रहा है, ये वाला 10.2 आप लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो 9.9। इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन सी पूछा है विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। क्या प्लांट हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। और व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100 डे, और 100वें दिन के बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको ये गैस करना है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप जो है भाई हर दिन हमेशा कोई चीज़ की लंबाई बढ़ती तो नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। ओके, हमेशा तो बढ़ेगी नहीं। तो जैसे इसमें पूछा है कि विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, तो आप लिख दोगे नो। ठीक है, और व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑफ 100 डे, 100 डे पे इसकी लंबाई कितनी होगी, आपको बस ऐसी गैस करके लिखना है। ठीक है, शुरू में बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और फिर आपको बताना है कि आपके हिसाब से कितनी हो सकती है। आप इसमें गैस लगा के बता सकते हो। अब इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें बुक में ही करने के हैं या फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।